प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जेएसएससी पीजीटी को ध्यान में रख करके हम लोग लगातार मॉडल पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। यह उसी कड़ी में आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप क्रम से देखेंगे तो ये 5वां है। एक हमने डेमो का कराया था और 4 नंबर पे ये आपका हो रहा है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जो कि आपकी परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न आप देखिए, इन मेल पैलियमोन अपेंडिक्स मैस्कुलाइन इज द प्रेजेंट ऑन द। नर पैलियमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होता है। अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होता है कहाँ पे? अब पूछा जा रहा है सेकंड वॉकिंग लेग में, सेकंड पैलियोपोड में। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड पैलियोपोड में, यानी दूसरे प्लवक पाद में पाया जाता है। क्या? मैस्कुलिना इज द प्रेजेंट इन द। मैस्कुलिना कहाँ पाया जाता है? तो मैस्कुलिना पाया जाता है, अपेंडिक्स मैस्कुलिना पाया जाएगा आपके सेकंड पैलियोपोड में पाया जाता है, जिसे प्लव पाद के नाम से जाना जाता है हिंदी में। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसे पढ़ा होगा, और अगर पढ़ें तो इसका आंसर करिए। हमने इसके जो हमने प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला है, उस प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला में हमने इन प्रश्नों को ऑलरेडी ऐड कर रखा है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सब लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हम एग्जाम पॉइंट आपको सॉल्व करवा रहे हैं हिंदी मीडियम में, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। साथ में यह भी आप मॉडल पेपर करते चलिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। तारा मछली के अंडे होते हैं, यानी स्टार फिश का जो अंडा होता है, द एग ऑफ द स्टार फिश आर। एक स्टार फिश का जो एग होता है वो कैसा होता है? होमोलेस्थल होता है। यहाँ पे योग के पाए जाने के बिहाफ पे एग को बांटा गया है। हम इसके बारे में जब क्लास में करेंगे तो वहाँ पे डिटेल बताएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? होमोलेस्थल एग कहते हैं। और कई एनिमल के एग से पूछा जाता है। हम आपका एक बूस्टर डोज भी एग वाले योग के आधार पे एग का बैक्टीरिया के जो ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है, उसके बेसिस पे आपको ये ट्राइकस एम्फीट्राइकस नहीं करके आता। इन 2-3 टॉपिक का हम आपको बूस्टर डोज देने वाले बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एग वाला भी हर जगह पूछा जाता है, एक प्रश्न तो आता ही आता है, तो सभी मेंबर के हम आपको बना करके दे देंगे। होमोलेस्थल एग है। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको सारी चीजें सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए मिलेट्स। विच वन इज नॉट ए मिलेट्स। मैं दोनों तरफ पढ़ने लगा, तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो कि मिलेट्स नहीं है, यानी अनाज नहीं है? आपको बताना निम्न में मिलेट्स नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिटिकम, मैंने कल जब आपको प्रैक्टिस पेपर करा रहा था तो वहां पे आया था कि व्हीट इज ए, तो हमने आपसे कहा था फ्रूट, चूंकि उसे ग्रेन नहीं कह सकते, सीड नहीं कह सकते, जबकि सीड उसमें ऑप्शन में था, तो वही कह रहा है मिलेट कौन नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिटिकम जो है मिलेट की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एंजाइमेटिक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च शुगर वाज थॉट फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। कह रहा वात रंध्रों के खुलने का कारण स्टार्च शक्कर के परस्पर परिवर्तन का विचार था, जिसके लिए खोजी गई एंजाइम थी। इसके लिए खोजी गई एंजाइम कौन सी थी ये आपको बताना। एंजाइमेटिक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च शुगर थ्रू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। तो आप कहेंगे फास्फोराइलेज। सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोराइलेज एंजाइम हो जाएगा, जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन का काम करता है, शुगर और स्टार्च के कन्वर्जन में मदद करता है, जो स्टोमेटा के एंजाइम में हेल्प करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा फास्फोराइलेज। अगला क्वेश्चन है आपका, बाउचेरिया काजेज फाइलेरियासिस एज रिजल्ट ऑफ। कह रहा है कि बाउचेरिया जो है आपको फाइलेरिया डिजीज काज कर देता है, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी की वजह से होता है, और ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? आप बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ
कि बाउचीरिया जो है क्यूलिक्स के काटने से फैलता है, एनाफ्लीज के काटने से फैलता है, या सीसी फ्लाई के काटने से फैलता है, या सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। आपको बताना है कि किसके काटने से फैलता है। लेकिन उसके पहले बाउचीरिया बैंक्राफ्टी जो है ये एक एस्केलमेंथीज का मेंबर है और इसकी वजह से आपको एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस रोग हो जाता है। तो क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है ब्लॉक ऑफ द लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड में ब्लॉकेज होने के कारण जो है ये रोग आपको देखने को मिलता है। मोस्टली पैर में होता है, लेकिन मैमरी ग्लैंड में भी पाया जाता है और हैंड में भी पाया जाता है। हु इज रिफर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। निम्न में से किसे आप वनस्पत शास्त्र का पिता कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, वनस्पत शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो वनस्पत शास्त्र का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। तो सही आंसर है थियोफ्रेस्टस, जो है आपके सही आंसर हो जाते हैं। ये वनस्पत विज्ञान या फादर ऑफ बॉटनी है। रॉबर्ट हुक आप सब जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी किए थे, ठीक है, 1664 में। लिनियस का नाम आप सब जानते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर से जुड़ा है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक आप सब जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद है ओलेगोपायरिन स्पर्म्स आर फाउंड इन। ओलेगोपायरिन स्पर्म किस में पाए जाते हैं। मैंने इसका आपको मोलस्का का जब आपको पढ़ाएंगे काइंड ऑफ मोलस्का का हमने एग्जाम पॉइंट जब कराया था तो वहां पे मैंने इसको खूब इंपॉर्टेंट बताया था। 2 जगह इसके एग्जाम पॉइंट को रखा था और वहां पे मैंने आपसे बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वही प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया है और मैंने उसी प्रश्न को आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मॉडल पेपर में। ओलेगोपायरिन स्पर्म पाइला में पाया जाता है। मोलस्का पढ़ाते वक्त मैंने कई बार इसे बताया था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाइला हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट की श्रृंखलाएं अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। आज आपको एम्फीबियन से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद लाइकेन में सेफली समानार्थक भाग होता है, यानी सिफैली द लाइकेंस इज द एनालॉगस ऑफ। किसके समान होता है सिफैली। तो सिफैली जो है स्टोमेटा के समान होता है। किसके समान, हाँ सही है, किसके समान होता है, स्टोमेटा के समान होता है। सिफैली जो होता है ये स्टोमेटा के समान होता है, साइफेली कहते हैं, ठीक है। इन पाइला रेडुला, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे पूछा गया था कि पाइला में जो दांत पाए जाते हैं, यानी दांत तो होता नहीं है, रेडुला कहते हैं उसे। जो रेडुला होता है वह कितना पाया जाता है। तो आप कहेंगे 7 पाया जाता है। रेडुला की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोलस्का का। आज के इस वीडियो में 2 मोलस्का के प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं और दोनों अपने आप में सुपर क्वेश्चन है। ये मान चलिए कि आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस पेपर उठाएंगे ना, देखेंगे बहुत बार ही रिपीट हुआ, चाहे आपका बिहार में, चाहे झारखंड में, चाहे आपका बिहार के लिए, हाँ माफ करिएगा, आपको मैं बता दूं बिहार के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। थोड़ा सा लेट है, आपकी क्लासेस अभी इसी माध्यम से चलती रहेंगी बिहार की भी, लेकिन टॉपिक वाइज आपके नोट्स के साथ आपकी क्लास स्टार्ट होगी जो है 30 जून को बिहार की क्लास लेकर के आ रहे हैं और बहुत वेल विशेष के साथ लेके आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। उसमें एक भी टॉपिक नहीं छूटेगी। सभी टॉपिक के नोट्स, सभी क्लासेस, सब कुछ आपको बिहार के लिए मिलेगा। बस डिपेंड ये करेगा कि कितने लोग बिहार के हैं, चूंकि अभी के नियम के हिसाब से सिर्फ बिहार के लोग ही शामिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। जितने बिहार वाले देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। वनस्पति शास्त्र की अलग तैयारी चलेगी और जूलॉजी की अलग, यानी जंतु विज्ञान यानी प्राणी जगत की अलग। तो प्राणी शास्त्र और जो है वनस्पति शास्त्र दोनों की परीक्षाओं के लिए हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, आपके प्रैक्टिस पेपर, इस सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। जितने बिहार वाले हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वह भी आपके लिए हम निःशुल्क बैच लेकर के आने वाले हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका है वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि बॉटनिस्ट नेम प्लांट इज लैटिन सो एज टू। ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखिए वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उनकी भावना सबसे निम्न है। वे साधारण मनुष्य के पौधों के अध्ययन को रोकना गलत बात है। ये वैज्ञानिकों के उच्च भावना को दर्शाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वे अंतर्राष्ट्रीय समानता को रखना चाहते हैं। तो सही है कि अंतर्राष्ट्रीय समानता को रखने के लिए अचीव द इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी
को प्राप्त करने के लिए हमने आपको क्लास में भी ये बताया था कि इससे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर से या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है इससे विश्व एकता होती है, जिससे वनस्पत शास्त्री या जंतु शास्त्री आपस में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे वनस्पत लिखा है, हो सकता है जंतु में भी घुमा करके ये प्रश्न पूछ ले तो आप कहेंगे वहां पे आंसर आपका यही होगा, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। यही आंसर वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर जंतु में आता है तो। आगे की दिशा में बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ओपेरॉन मॉडल्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप सबको याद है नोबेल प्राइज वाज गिवन बाय द डिस्कवरिंग ऑफ द ओपेरॉन मॉडल्स। आप सबको पता है जैकब और मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने 1961 में, सही ना, जैकब एंड मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने 1961 में सबसे पहले जो है क्या ओपेरॉन मॉडल की डिस्कवरी किए थे, जिसके लिए क्या कहा जाता है, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। वाटसन और क्रिक आप सब लोग जानते हैं डीएनए के खोज के लिए जाने जाते हैं। 1953 में इन्हें डीएनए की खोज की थी और इन्होंने का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। और वेडल और टैटम कहाँ से किया अभी बता दे रहे हैं वेडल और टैटम के बारे में भी को, ठीक है। किसी गुणसूत्र का आरेखी निरूपण कहलाता है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज आइडोटाइप। कहा गया, आइडोटाइप कहा जाता है। ए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आइडोटाइप कहा जाता है। किसी भी क्रोमोसोम का जब आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं कि वह डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके आप बताते हैं तो उसे आइडोटाइप कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस नाल में सभी 6 ऊतक बैरियर उपस्थित होते हैं, यानी ऑल द 6 टाइप ऑफ बैरियर्स आर प्रेजेंट इन द व्हिच प्लेसेंटा। किस प्लेसेंटा में 6 टाइप के बैरियर पाए जाते हैं, आपको बताना है। वो हो जाएगा, क्या हो गया, एपिथेलिकोकोरियन नाल। एपिथेलिकोकोरियन नाल आपका सही आंसर हो जाता है। एसिड रेन इज ड्यू टू द काज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है सल्फर के ऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। अगर ये नाइट्रस के ऑक्साइड दिया जाएगा तो वो भी नाइट्रिक एसिड बना लेता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड नहीं रखा गया है इसलिए हम लोग डायरेक्ट जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के पास और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। एक ये आपका इकोलॉजी से प्रश्न आपसे पूछा गया, इन्वायरमेंट से। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो संक्रामक अवस्था होती क्या होती है, तो मैंने कल भी आपसे बताया था जब हमने इसका पेपर पूरा हमने प्रोटोजोवन डिजीज का एक टेबल आपको दिया है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस स्टेज में फैलता है, किस स्टेज में नहीं फैलता है। अगर आपने एग्जाम पॉइंट में नहीं पढ़ा है तो जरूर देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर देखिए। मैंने एक एक टेबल बना के दिया, अगर टेबल आपको याद हो जाए तो किसी कीमत पे प्रोटोजोन डिजीज का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा टेट्रान्यूक्लियोसिस्ट, आपका सही आंसर है यहाँ पे टेट्रान्यूक्लियोसिस्ट। The number of the water molecules involved in the one Krebs cycle through the electron transport system is called, कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होता है, तो सही आंसर है 1। मोनोकांडलिक स्कल्स इज फाउंड इन, मोनोकांडलिक स्कल पाया जाता है किसमें, राना टिग्रीना में मोनोकांडलिक स्कल पाए जाते हैं, तो आपका सही राना टिग्रीना। आगे आ जाते हैं, सॉयल सॉलिनिटी इज मेजर्ड बाई, मृदा लवणता का मापन होता है, मृदा की लवणता का मापन किया जाता है किससे, तो आप कहेंगे कंडक्टिविटी वाटर मीटर से। कंडक्टिविटी मीटर के द्वारा जो है मिट्टी की लवणता यानी सॉयल सॉलिनिटी की मात्रा का नापा जाता है। हीरोडेनेरिया की प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा होता है, मैंने यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट में भी करवाया है और इसे बहुत डिटेल में मैंने वहां से बताया था। बोट्रॉइडल टिश्यू क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे भरे जाते हैं, मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट में मेंशन किया है, तो बोट्रॉइडल टिश्यू आपका सही आंसर होगा। आगे आ जाइए, आवृतबीजी में स्त्री युग्मकोद्भिद होता है। इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज ए, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोसैक पाया जाता है, हिंदी में उसे कहते हैं भ्रूणकोश, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोसैक। पैरामीशियम में कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन हेल्प इन द पैरामीशियम इज द, तो पैरामीशियम में कंजुगेशन जो पाया जाता है वो 3 काम करता है, रीजेनरेशन का काम करता है, हेरिडिटी वेरिएशन का काम करता है, न्यूक्लियर री
ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, इसलिए आपका ऑल ऑफ दीज 10 सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डरिंग ऑफ द ओनली फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म, निम्न में से कौन सा गण ऐसा है जो सिर्फ जीवाश्म नग्नबीजी है? जीवाश्म नग्नबीजी में कौन आता है? तो आप कहेंगे साइक्लो, नहीं यहाँ पे तो आपका जिनको गोल्स नहीं, हाँ ठीक है, साइडोफिकल्स, साइडोफिकल्स आपका सही आंसर। सही गण जो है ना, गण पूछा ना, साइकेडोफिकल्स आपका सही हो जाएगा। ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो साइकेडोफिकल्स आपका सही, ठीक है। आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सेल स्टोर रिजर्व फूड इन द स्पंज, कह रहा है कौन से ऐसी सेल है जो भोजन को स्टोर करने का काम करती है? किसमें? स्पंज में। तो रिजर्व फूड का काम करती है, स्टोर रिजर्व फूड थीकोसाइट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? थीकोसाइट की कोशिकाएं रिजर्व फूड का कार्य करती हैं। द वस्कुलेचर ऑफ द इक्विसिटम प्रिकसली रिप्रेजेंटेड, इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। इक्विसिटम का संवहन न्यास कैसा होता है? तो आप कहेंगे इक्विसिटम का जो संवहन न्यास पाया जाता है वह होता है एक्टिलोफिलिक सेफनोस्टील टाइप का, एक्टिलोफिलिक सेफनोस्टील टाइप का होता है। विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म क्रोमोसोम, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोम शब्द को दिया था? ये यमी होगा। कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो क्रोमोसोम शब्द को दिए थे? तो उनका नाम था वाल्डेयर। वाल्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम को क्रोमोसोम कहा था। उसके बाद सेक्स आर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन, सेक्स आर्गन और मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडी किसमें एब्सेंट होती? तो आप कहेंगे यहाँ पे साइनोफाइसी में। साइनोफाइसी में जन अंग नहीं पाए जाते हैं और चल जननांग अनुपस्थित होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासोफर एंड एफिड्स इज, डेवलपमेंट टिड्डों और एफिड्स का कायांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं? पायरोमेटाबोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोमेटाबोलस कहते हैं। तो पायरोमेटाबोलस जो है आपका सही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे पाया जाता है। द प्लाज्मिड्स दैट इम्पार्ट्स ड्रग्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, कह रहा ऐसा प्लाज्मिड जो ड्रग्स रेसिस्टेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं आर फैक्टर। क्या कहा जाता है? रेसिस्टेंट फैक्टर, यानी आर फैक्टर के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जुड़ा होता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है कि जो आपकी मसल्स होती हैं, कौन सी? गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है और दूध के श्रावण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं माफ करिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड, किसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है? फवेसी सबको याद होगा ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ग्रेजुएशन में आपने इसे खूब बनाया है, खूब लिखा है, खूब पढ़ा है। तो मार्जिनल ये फवेसी होगा, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का इस सेगमेंट का। ग्रेव्स रोग किस ग्रंथ की समस्या के कारण होता है? ये भी आप जानते हैं कि थायराइड डिजीज की वजह से आपको, थायराइड ग्लैंड की वजह से दो रोग होता है। एक आप कहते हैं जिसे ग्वाइटर कहते हैं और एक को ग्रेव्स कहते हैं। तो सही आंसर आपका थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। ये भी आप जानते हैं पहले से। ए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इज फाउंड इन, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल किसमें पाया जाता है? सिनोसिटिक कोशिका को मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिका कहते हैं। सिनोसिटिक कोशिका आपका सही आंसर हो जाता है। एक्रोमेगाली इज काज्ड बाय द ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ, एक्रोमेगाली जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लेती, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। और सही आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है और इसका नाम हो जाएगा जीएच हार्मोन, जीएच हार्मोन की वजह से हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो एक्रोमेगाली हो जाती, भीम का शरीर हो जाती है। याद है? आगे आ जाते हैं। सिंस देयर इज द ओनली 0.03 इन द एयर and green plants are used to the 20% of the atmospheric carbon dioxide each year, there will be the dangerous of the scarcity of carbon dioxide of after, यहाँ पे देखते हैं हवा में केवल अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है और हर पौधे 20% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रतिवर्ष
प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का खतरा कितने वर्षों तक बना रह सकता है? नो डेंजर्स, एक कोई खतरा नहीं। तो जो कि बदले में ऑक्सीजन देते रहते हैं, और मनुष्य भी हैं तो मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते रहते हैं, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड देते रहते हैं, प्लांट ऑक्सीजन देते रहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। कल आपका पर्यावरण दिवस है और मैं एज ए फ्रेंड आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक पौधा अवश्य लगाइएगा, छोटा ही लगाइएगा, बड़ा लगाइए, आपकी अपनी इच्छा है। आपके पास अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं और आपके पास जगह नहीं है कि जहां पर आप पौधा लगा सकें, मिट्टी नहीं है कि आप कहीं बाहर में हैं, तो आप एक छोटा सा गमला ले आइए, जिस गमले में आप फूल लगाइए, पौधा लगा हो कोई, उसे ले आइए, उसे पानी दीजिए, उससे फूल पौधे ऑक्सीजन हो सके तो तुलसी का पौधा लगाइए, ठीक है। अगर हो सके तो तुलसी लगाइए, तुलसी बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपको नहीं जगह है, नहीं मौका मिल रहा है, तो आप कोई भी, अगर आपके पास स्पेस है, बाग है, खेत है, फील्ड है, तब तो आप बड़े पौधे लगाइए, कोई भी बड़ा पौधा लगाइए, आम लगाइए, नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, कोई भी बड़ा पौधा लगाइए। लेकिन सफेदा मत लगा दिए, बड़ा पौधा कह दिए सर यूकेलिप्टस सबसे बड़ा होता, हम यूकेलिप्टस लगाएंगे, नहीं, यूकेलिप्टस मत लगाइएगा, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंटल एनिमी है, वो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, ठीक है। तो उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई पौधा लगाइए जिससे इन्वायरमेंट साफ हो, ठीक है। अगर आप कहीं रेंट पे रहते हैं, बाहर रहते हैं या शहर में हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, आप सिर्फ मकान बना के रह रहे हैं, तो आप गमला ले आइए, उस गमले में छोटा सा कोई पौधा लगाइए। लेकिन कल आप 100, 50, 200 जो भी आपका खर्च होगा आप जरूर खर्च करिएगा, और आप कल उसे जरूर रोपित करिएगा। ये बहुत आवश्यक है सभी के लिए, चूंकि हम अपने इन्वायरमेंट को जितना हम बनाएंगे उतना ही बेहतर हमारा इन्वायरमेंट होगा। हमारे साथ जितने उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा जरूर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर्यावरण के मामले में सबसे पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है। 7.99% हमारे यहाँ वन है, ये हमारे लिए खतरे की निशानी है। आप अवश्य लगाएं, चूंकि बहुत जरूरी, ठीक है। आगे बढ़ जाए 35 क्वेश्चन नंबर पे। चूंकि हम लोग कुछ और कर रहे हैं तो हम अपने काम पे फोकस करें, समय बहुत मूल्यवान है, तो समय के साथ चलें, अपने काम को करें। लेकिन जरूरी बात थी, इसलिए मैंने आपका 30, 40, 50 सेकंड बर्बाद किया, उसके लिए क्षमा चाहता। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। किस तरह के कॉम्बिनेशन में जो है एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस पाया जाता है? तो आपका कॉम्बिनेशन होगा कि अगर हस्बैंड पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, और जो माँ है वह आरएच नेगेटिव है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। वहां पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस जैसी डिजीज देखने को आपको मिलती है। विच पार्ट ऑफ द बी ईट वी ईट एरिल ऑफ लीच व्हिच इज मेड अप ऑफ। अब बताइए, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। अब तक तो हम लोग रट लिए थे कि लीची में एरिल खाते हैं, लीची में एरिल खाते हैं, लीची छोड़ो, अब बताओ एरिल बना किससे है? ये क्वेश्चन पीजीटी का है, आंसर करिए। ये क्वेश्चन का मैं आंसर तो नहीं बताना चाहता, लेकिन आंसर चूंकि लगा हुआ पहले से ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको पता था। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड इंटेगुमेंट है, बात सही, चलिए कोई बात नहीं, इससे एरिल पार्ट कहा जाता है, इसी एरिल पार्ट को हम लोग खाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये बताना है कि क्या यह क्वेश्चन इसके पहले आपने पढ़ा था या जाने हैं। लेकिन ये डीएसएसबी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जीआईसी में भी यह प्रश्न पूछा गया है, मतलब 3 जगह यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा था तो आप यस लिखिए, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आप नो लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर कमेंट में। हमें जानना चाहते हैं कि क्या आपको इस प्रश्न पहले से पता था। अगर पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो ऐसे प्रश्न आपको देखने चाहिए, याद रखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चूंकि ऐसे ही प्रश्न आपको फेस करने पड़ेंगे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वर्क मसल्स फैटिग
ड्यूरिंग मस्कुलर फैट, कह रहा है कि हमारी जो मसल्स हैं कुछ देर काम करने के बाद थक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। आप सब जानते हैं कि रिस्पायरेशन के 3 फेज होते हैं। पहला होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुविक एसिड होता है, जिससे वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और लॉट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड आपका जो फेज होता है, आपको भी पता होगा, सेकंड फेज को कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एक इसमें होता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और इसमें एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली फंजाई ईस्ट की सहायता से और बैक्टीरिया की सहायता से इसका फर्मेंटेशन होता है। थर्ड होता है कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स। जब मसल्स में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनती है, और वही लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण वहाँ पे पहले कंपन होती है, जिसे झुझुनी कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में। आपके यहाँ जो कहा जाता होगा पता नहीं, हमारे यहाँ उसे झुझुनी कहते हैं। झुझुनी पकड़ ली, ठीक है। तो एक झुझुनी पकड़ ली तो वो क्या होता है, कंपन होती है आपकी मसल्स में, और कुछ देर बाद आपको थकान होना महसूस हो जाता है। उसी को लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंच जाते हैं। जेनेटिक कोड इज द डिस्पेयर्ड बाई। जेनेटिक कोड का विघटन किसने किया था? नेरेनबर्ग ने किया था। आसान क्वेश्चन है। जेनेटिक कोड का जो कोड को पढ़ने का तरीका था उसने किसने बताया था? नेरेनबर्ग ने है। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई ऑफ द ग्रिफिथ द एक्सपेरिमेंट। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई पे ग्रिफिथ ने क्या किया था? तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिप्लोकोकस न्यूमोनाई ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किए थे। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन ऑफ द, यहाँ पे आपको रिस्पायरेटरी क्वेश्चन बताना है। आपको एक तत्व दिया गया है C39H24O6 का, आपको बताना है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है। तो इसका रिस्पायरेटरी क्वेश्चन होता है 0.175%। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वेक्टर की तरह प्रयुक्त होने वाले प्लाज्मिड को होना अति आवश्यक है। प्लाज्मिड व्हिच एज वेक्टर्स इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट हैव, तो आप कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सही आंसर है आपका। आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म और नेकेड सीड भी का दे लैक। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है क्योंकि इसमें नहीं पाई जाती है ओवरी। क्या नहीं पाई जाती? ओवरी, ठीक है। आगे आ जाइए। कहाँ गया भाई? ये कैसे कट रहा है? एक क्वेश्चन कट गया ना। अच्छा, इधर जा रहा है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड है। अच्छा, ऐसे काई स्क्वायर टेस्ट किसको रिप्रेजेंट करता? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मतलब टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस, स्टूडेंट टेस्ट और कंपैरिजन बिटवीन टू मीन्स के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं? ऑल ऑफ दीज कह सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट कहा जाता है। और उसके बाद स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन। स्टोरेज लीव किस में पाया जाता है? ट्रापा में। ट्रापा में स्टोरेज लीव पाई जाती है। हाउ मेनी सोमाइट्स आर देयर इन 33 आवर्स चिक इम्ब्रियो। चिक इम्ब्रियो में 33 घंटे में कितने सोमाइट्स का निर्माण होगा? 10 सोमाइट्स का निर्माण होता है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ क्रोकस दैट इल्ड सेफ्रॉन इज। क्रोकस सेफ्रॉन किससे बनता है? तो आप कहेंगे स्टाइल और स्टिग्मा से। किसकी बनाया जाता है? सेफ्रॉन। सेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं, सेफ्रॉन को कहा जाता है केसर। केसर किससे बनता है? स्टाइल और स्टिग्मा से, ठीक है। लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन विद द यूरिन इज नोन एज, क्या कहते हैं? कीटोन्यूरिया। और उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इनवर्ट्स इन द हेल्पफुल ऑफ द कंजर्विंग ऑफ द वाटर बॉडी। और उसके बाद है द जियोलॉजिकल एज ऑफ द रॉक्स डिटरमाइंड बाय द फॉसिल्स फ्लोरा एंड फना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।